हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया जो केस बुक में है आगे, तो आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो केस है वो है न्यू बार रिसेसिटेशन। तो मैं सोच रहा हूँ न्यू बार रिसेसिटेशन का जो केस है वो भरने के लिए बताने से पहले मतलब कि आपको थोड़ा सा न्यू बार रिसेसिटेशन के बारे में बता दें और कौन कौन से सामान यूज होते हैं, आर्टिकल्स यूज होते हैं न्यू बॉर्न को रिसर्सिटेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो नहीं देख पाते सब लोग। तो देखिए सबसे पहले इसमें एम्बू बैग की बात कर रहे हैं हम। देखिए एम्बू बैग में ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो एडल्ट दिखाया है। इसमें देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए ये क्या है, ये ये है सेल्फ इन्फ्लेटेड बैग, जिसको हम स्क्यूज करते हैं, यानी कि 1 2 3 चेस्ट कंप्रेशन देने से एक बार स्क्वीज करते हैं। और ये बैग क्या होता है कि एक बार जब दबाते हैं तो दोबारा अपने आप फूल जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, यानी अपने आप फूल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग में जैसे कि सेल्फ इन्फ्लेटिंग का मतलब ये होता है कि तुरंत मैं दाबेंगे और फिर हम दाबेंगे ऐसे एक बार और फिर वो अपने आप फूल जाएगा। उसके बाद इसी के आगे देखिए मास्क वाला पोर्शन। सबसे पहली बात तो इसमें मेजर 3 पोर्शन होते हैं, जैसे देखिए एक तो हो गया फेशियल मास्क, ठीक, ये पहले नंबर पे। उसके बाद सेल्फ इन्फ्लेटेड बैग दूसरा, फिर उसके बाद ये है रिजर्वायर ऑफ बैग। ठीक, रिजर्वायर ऑफ बैग यानी कि इसमें आप कुछ एयर से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, ये 3 पार्ट्स होते हैं। बाकी इसमें वॉल्व्स होंगे। ये क्या है, ट्यूब है, इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। तो फर्स्ट ये क्या है, मास्क है जो फेस पर देते हैं और लगाते हैं बेबी के। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए सिविल लगा है। सिविल का मतलब ये 360 डिग्री लिखा है। 360 डिग्री यानी कि आप बेबी के चाहे हेड साइड खड़े हो जाए चाहे किधर खड़े हो जाइए, जिधर भी खड़े होके वो चारों तरफ ये मास्क को माउथ में उसके लगा रहेगा और ये घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे बेबी के माउथ पे ऐसे लगा के, चाहे आप यहाँ खड़े हों, चाहे इधर खड़े हों, चाहे इधर खड़े हों, चाहे इधर खड़े, जिधर भी खड़े, ये रोटेबल है, 360 डिग्री पर रोटेट। देखिए ये 360 डिग्री रोटेबल है। तो ये है एमोबाइल। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, प्रेशर रिलीज करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो प्रेशर रिलीज करने का ये है। उसके बाद सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। उसके बाद फिर ऑक्सीजन इनलेट। ये क्या है, ऑक्सीजन इनलेट, यानी कि ये जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, जहाँ पे मरीज रहते बेड साइड पे, हर हॉस्पिटल में रहता है, तो बेबी को भी जहाँ पे रेडिएंट और लेबर वार्ड में जैसे ही बेबी डिलीवर होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई का ये ट्यूब है, यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे और ऑक्सीजन हमें कितना सप्लाई देना है, 100%। ठीक है, जब रिसर्सिटेशन करते हैं तो 100% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये है एम्बू बैग। उसके बाद हम आपको अगला है एम्बू बैग के बाद आपका है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ एम्बू बैग में इन्फेंट की। किसकी बात कर रहा हूँ, इन्फेंट की। देखिए इन्फेंट की क्या साइज होगी, क्या वॉल्यूम की, एम्बू बैग की क्या कैपेसिटी होगी, जो भी है। देखिए सेल्फ इन्फ्लेटेड बैग यानी कि जो ये बीच वाले पार्ट था, जो जिसको स्क्वीज करना है, जिसको दबाना है हमें, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 240 ml। देखिए 240 ml, और लीटर में बात करेगा तो 0.24 ml, ये हो गया। उसके बाद फेस मास्क आपको 0 साइज का लेना है, इन्फेंट के लिए 0 साइज का लेना है। ठीक, इन्फेंट के लिए 0 साइज का लेना है। और ऑक्सीजन रिजर्वायर तो आप
हर एक एम्बू बैग में रख सकते हैं और लगा भी रहता है उसमें। ठीक, ऑक्सीजन रिजर्वायर ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन रिजर्वायर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को स्टोर कर रखते हैं। कभी कभी मेरी सप्लाई अगर नहीं हो पा रही सप्लाई, तो वो करते हैं, वो रिजर्व करके रखते हैं। नहीं तो अगर सप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, तब सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जो ट्यूब है उससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे हमने पोजीशन दिखाया है। सही पोजीशन क्या होता है, सही पोजीशन बेबी के माउथ पे लगाने का। देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि उसके सिर्फ आई के ऑर्बिट आँख से नीचे रहे, नाक तक रहे और नीचे चिन भी उसका अंदर रहे। फेस मास्क के अंदर चिन भी उसका रहेगा बेबी का। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैं अब अगला देखते हैं। अगला देखिए, चिल्ड्रेन के लिए वो एम्बू बैग था, वो इन्फेंट के लिए था, ये चिल्ड्रेन के लिए एम्बू बैग। इसका वॉल्यूम उसका 240 था, इसका वॉल्यूम कैपेसिटी 500 ml। ठीक है, 500 ml तक। ये 500 ml। उसके बाद फेस मास्क साइज क्या लेना है, 1 नंबर। ऑक्सीजन रिजर्वायर ये आपका है, ये इन्फ्लेटेड बैग है जिसकी वॉल्यूम कैपेसिटी 500 ml है, और ये है फेस मास्क। देखिए बेबी में जो इन्फेंट में था, इसको इन्फेंट था जैसे, मतलब इसमें इन्फेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे इन्फेंट होते कितने, मतलब कि पैदा होने से 28 दिन के लिए, तो 28 दिन के अंदर कभी भी इसको अगर मान लीजिए जैसे ही डिलीवरी हुई वैसे ही आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी वजह से सीपीआर देना हो, बेबी को कुछ जैसे दिक्कत आ गया 1 महीने 10 हफ्ते 10 दिन बाद, तो भी तो आता है। तो उसके लिए कंडीशन पे अगर जैसे मान लीजिए इन्फेंट वाला वो राउंड वाला जो है फेस मास्क नहीं है, तो हल्का सा देखिए कर्व है उससे, पूरी तरह राउंड नहीं है। देखिए ये पूरी तरह राउंड नहीं है, तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन रिजर्वायर और ऑक्सीजन ट्यूब, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। ट्यूब भी 1.5 मीटर का होता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में पहली बात तो क्या था, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रेन के लिए। देखिए म्यूकस रिपेयर। देखिए म्यूकस का सक्शन करना है बेबी को डिलीवरी होने के तुरंत बाद। अगर जैसे मान लीजिए आप एएनएम है, सब सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे मशीनें नहीं रहती हैं सक्शन मशीन, या अब तो सक्शन मशीन अवेलेबल करी, पहले क्या होता था, नहीं होता था। तो अगर नहीं रहे तो ये क्या है, ये है सक्शन अपरेटस। इससे क्या करते हैं, ये हम यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले उसके माउथ से सक्शन करना है, उसके बाद नोज से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सक्शन चाहे मशीन से करें चाहे इससे कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं सक्शन मशीन से, सक्शन कैथेटर यूज कर रहे हैं, तो भी पहले क्या करना है, माउथ से सक्शनिंग करना है, उसके बाद नोज करना है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। तो ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर हो गया, यानी कि बच्चे के एयरवे क्लियर करने के लिए उसका, ताकि रेस्पिरेशन इनिशिएट कर पाए, एयरवे क्लियर करने के लिए ये हम लेते हैं। उसके बाद अगला हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें आपका देखिए ये जो है कि आपका हाँ, ये जो है क्या है, ये री डिस्पोजेबल है, यानी म्यूकस का अगर जैसे सैंपल भी लेना है तो सैंपल हमें चाहिए, तो सैंपल लेने के लिए ये यूज करते हैं। इसको कहीं जांच के लिए अगर भेजना है तो ये यूज करते हैं। ठीक, ये कलेक्शन चैम्बर है, ये वाला कलेक्शन चैम्बर है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर फॉर क्लियर विजिबल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे कि म्यूकस के साथ अगर कोई ब्लड हो या कोई चीज़ हो, कैसा भी, या म्यूकस का कलर क्या है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता रहता है, वो पता चल जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें एक कैथेटर लगा है ये, और एक ये लगा है। ये वाला पोर्शन जो है कि बेबी में, देखिए एक बार फिर से देखिए, ये वाला पोर्शन बेबी को क्या करेंगे, सक्शन करेंगे उसके माउथ से या नोज से। जब हमें सैंपल लेना होता है तभी हम ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैथेटर है उसमें ऐड है। ठीक, ये मशीन में लगा सकते हैं और वैसे भी वो कर सकते हैं।
तो ये सैंपल कलेक्शन के लिए एक बार ये यूज कर लिए दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कैथेटर का साइज बता दूं या कलर बता दूं जो इन्फेंट में यूज करते हैं। है तो एडल्ट के लिए भी है काफ़ी, बट अभी जो हमें है तो ये देखिए पहला नंबर है ग्रीन। ग्रीन कलर का देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैथेटर दिखाया है, ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का साइज क्या होता है 6 फ्रेंच, और ये कौन से बेबी बच्चे को प्री टर्म न्यूबॉर्न को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इतना नंबर का यूज करना चाहिए। ब्लू कलर का, ब्लू में 8 फ्रेंच का है टर्म न्यूबॉर्न में, ठीक, टर्म न्यूबॉर्न के लिए। ब्लैक में 10 का यूज करना है न्यूबॉर्न 6 मंथ 1 to 5 ईयर, यानी कि जो न्यूबॉर्न है वो 6 महीने का है तब, या फिर इसमें भी यूज 1 से 5 साल के बच्चे में भी ये यूज कर सकते हैं कैथेटर। तो यहाँ पे हमने ब्लैक भी लिखा है और ब्लू भी लिखा है थोड़ा सा। तो आगे मैं अभी न्यूबॉर्न रिससिटेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, सब कुछ डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद फिर आइए हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए सक्शन मशीन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल अब सक्शन मशीन ही यूज होने लगी है और हर जगह सक्शन मशीन है, हर जगह सक्शन मशीन है। तो सक्शन मशीन में देखिए यहाँ पे सक्शन मशीन का प्रेशर कितना होना चाहिए वो चीज़ देखिए। देखिए इसमें ये प्रेशर इंडिकेट करता है, यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट किया है। और ये जो 2 कंटेनर हैं ये कभी कभी सक्शन मशीन कहीं कहीं एक डब्बे होते हैं, एक कंटेनर होता है, यहाँ पे 2 कंटेनर है। तो जैसा आप परचेज करेंगे वहाँ पे जैसी सुविधाएं हों वो रखते हैं। तो ये प्रेशर इसमें क्या होता है कलेक्ट होता है, जो भी म्यूकस होता है या फिर जो भी शक करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल जो खराब पदार्थ हैं सब इसमें स्टोर होते हैं। उसके बाद ये सक्शन मशीन है। अब इस सक्शन मशीन का जब हम बच्चे का जो सक्शनिंग करते हैं माउथ में और नोज में, उस टाइम सक्शन कैथेटर हम 6 का नंबर का यूज कर रहे हैं। तो चाहे जो भी जैसे अगर सक्शनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर 80 से 100 mmHg होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और एडल्ट की बात करें, अगर एडल्ट में सक्शन कर रहे हैं तो लेस देन 200 कर दीजिए, चाहे कितना भी है 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी के माउथ से म्यूकस को सक्शन, पहले माउथ से म्यूकस को सक करने के बाद नोज को सक्शन करेंगे। उसका सक्शन कैथेटर का साइज 6 to 8 फ्रेंच का यूज कर सकते हैं, जो पीछे हमने आपको बता दिया। तो ये सक्शन मशीन हो गया। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं सक्शन मशीन के बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास होना चाहिए, बहुत जो बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी ये है देखिए वॉच बहुत ज़रूरी होता है। वॉच, वॉच विथ सेकेंड हैंड, ठीक, उसमें सेकंड वाली सुई दिखनी चाहिए ताकि हम उसी से पता लें, क्योंकि जो भी है न्यू बॉर्न रिससिटेशन हम हर एक प्रोसेस लगभग विदिन सेकंड में करना होता है, विदिन सेकंड में, ठीक है। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड विदिन ऐसे करना होता है। तो इसी के अनुसार हम करते हैं। एक चार्ट हमने बनाया है यहाँ पे आपको देखिए। जो पल्स असेसमेंट है, जैसे मतलब कि कैसे पहले असेस करेंगे कि इसको देना है सीपीआर कि नहीं देना है, रिसर्सिटेट करना है कि नहीं करना है। इसके लिए पहले हम 5 से 10 सेकंड डिलीवरी के तुरंत बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर वो बड़ा है सीपीआर कर रहे हैं, अगर बड़ा है एडल्ट है सीपीआर कर रहे हैं एडल्ट हैं, तो हम कैरोटिड पल्स देखेंगे, ठीक है। कैरोटिड पल्स, ये कैरोटिड पल्स यानी कैरोटिड आर्टरी से देखेंगे। कैरोटिड आर्टरी जो हेड के चिन के नीचे होता है, देखिए ये हेड है, सॉरी ये तो यहाँ पे चिन्ह के नीचे होता है, आप ठुड्डी ठुड्डी के नीचे होता है, इधर होते है, इधर साइड में देखेंगे राइट साइड अपना पल्स, वहाँ पे देखेंगे कैरोटिड देखेंगे। तो अगर एडल्ट में कैरोटिड पल्स चल रही है तो यानी वो अभी सीपीआर देने लायक है, ठीक है, चल रहा है। उसके बाद कितना रेट है ये मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बट ये टेबल है, ये टेबल वहाँ भी रखूँगा तो वहाँ टेबल में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद चाइल्ड 8 ईयर से कम, यानी कि ये मान सकते हैं 8 साल तक, 8 साल के चाइल्ड हैं तो उनमें फीमोरल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट है तो ब्रैकियल, ब्रैकियल या फीमोरल, इससे पता लगाते हैं, असेसमेंट करते हैं। 5 से 10 सेकेंड में देर मत कीजिए। उसके बाद कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मेथड मतलब कि ये देखिए कंप्रेशन मेथड एडल्ट में 2 हैंड यूज करेंगे हम, ठीक है। इसका हम डेमो अभी आपको अपलोड करेंगे जब अगला वीडियो है सीपीआर में, एडल्ट का सीपीआर तो बताएंगे 2 हैंड। अब बेबी में
टू हैंड भी यूज कर सकते हैं या वन हैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्फेंट क्या है, तो टू फिंगर इंडेक्स, दोनों इंडेक्स फिंगर या थंब, इंडेक्स फिंगर या थंब यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ये थंब वगैरह ये टू हैंड जो सीपीआर का ये प्रोसीजर है इसमें हम इसलिए ये टेबल हम वहाँ पे रखेंगे तो हम बकायदा आपको बताएंगे, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए कंप्रेशन करने की जगह कहाँ पे हमें दबाना है, कंप्रेस चेस्ट है। अगर एडल्ट है तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन निप्पल सेंटर ऑफ द हार्ट, ठीक। पहला कंडीशन ये है कि क्राइटेरिया आप ले लीजिए कि लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, जो आपके मिड स्टर्नम है हड्डी उसके हाफ ऑफ दी, ठीक है, नीचे नीचे उसके नीचे हाफ ऑफ दी पोर्शन पे वहां दबाइए, यानी दोनों निप्पल, या तो फिर ये भी क्राइटेरिया ले सकते हैं बिटवीन निप्पल, एडल के चेस्ट पे दो निप्पल हैं तो एकदम निप्पल के सीधे में एकदम बीच में वहां दबाइए आप। फिर उसका सेंटर ऑफ हेड, अगर आपको हार्ट का पोजीशन सही पता है कि टिल्ट लेफ्ट होता है हल्का सा सेंटर से स्टर्नम से, तो वहाँ पर भी आप चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं एडल्ट केस में। चाइल्ड में सेम एज जैसे एडल्ट में करते हैं वैसे सेम, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे जस्ट बिलो द निप्पल हम यहाँ पे करते थे बिटवीन द निप्पल, यहाँ पे निप्पल जैसे मान लीजिए ये ये बेबी है, ठीक है, ये ठीक, ये निप्पल है, निप्पल के एकदम सीध में करते थे, एकदम सीध में, ठीक, एडल्ट में। लेकिन अब क्या है, निप्पल से हल्का सा नीचे करेंगे वहाँ पे जस्ट बिलो, ठीक। तो ये है, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, बट ये टेबल अच्छे से आप लर्न के लिए ये बहुत अच्छा है। कंप्रेशन डेप्थ यानी कितना दबाना है, एडल्ट में 2 इंच और चाइल्ड में 2 इंच और बेबी में 1.5 इंच, ठीक है। कंप्रेशन रेट आपका 1 मिनट में कितना होना चाहिए, ठीक, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इसमें 90 होना चाहिए। जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन आती है तो गाइडलाइन में वो 90 मांगते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कोई बुक जो है 100 भी दिए हैं 1 मिनट में, लेकिन आपको 1 मिनट में 90 बार देना है रेट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कंप्रेशन रेशियो आपका क्या होना चाहिए, रेशियो मतलब कि 30:2, यानी कि 30 बार, ठीक, 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन दबाएंगे और 2 बार इस एम्बू बैग या ऑक्सीजन सप्लाई देंगे या रेस्पिरेटरी रेट करने के लिए। अगर माउथ टू माउथ दे रहे हैं तो 2 बार, अगर जैसे कि वेंटिलेटर पे है तो वो तो जा ही रहा है, ठीक है। अगर बैग से कर रहे हैं तो 30 कंप्रेशन पे 2 बार बैग को दबाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में थोड़ा सा एक कंडीशन है, कंडीशन अगर 2 लोग हैं, अगर 2 लोग सीपीआर कर रहे हैं बच्चे को तो क्या करना है, 30:2, 30:2। देखिए थोड़ा सा ये आपको अजीब लगे, 2 लोग कर रहे हैं तो जब 2 लोग कर रहे हैं तो एक एम्बू बैग दबाएगा, ठीक है, और एक चेस्ट कंप्रेशन करेगा जल्दी के लिए, जल्दी के लिए। तो अकेले है, अब वो फ्री है, वो 30 बार दबा सकता है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन कर सकता है, ठीक है, 30 बार वो चेस्ट कंप्रेशन कर सकता है क्योंकि वो फ्री है, उसे उसके हाथ में एम्बू बैग है नहीं और उसका सारा ध्यान सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन पर रहेगा। और दूसरा बंदा क्या है कि बॉटल उसको एम्बू बैग को दबाएगा, स्क्वीज करेगा, ठीक। तो ये है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि वन रिसर्चर है, अब यहीं पे अगर एक लोग रिसर्चिटेशन कर रहे हैं चाइल्ड में या फिर सीपीआर दे रहे हैं तो एक ही बंदे को क्या करना है, एक ही बंदे को चेस्ट कंप्रेशन भी करना है और एक ही बंदे को क्या करना है, बैग भी दबाना है। तो जल्दी के लिए 15 बार, 30 के बजाय 15 बार दबाएगा और उसका 2 बार हवा देगा, 2 बार हवा ऑक्सीजन या एयर सप्लाई करेगा एयरवे में, ठीक। तो ऐसे कंफर्म कर लीजिए कि जो 2 लोग रहते हैं, क्योंकि एक फ्री रहता है तो वो जल्दी जल्दी 30 बार दबा सकता है, लेकिन अकेले बंदा है तो उसे दबाना भी है, कंप्रेशन भी करना है, स्क्वीज भी करना है, कंप्रेशन भी करना है, स्क्वीज भी करना है, तो वो 15 बार ही करके स्क्वीज करता है, ये है कंडीशन। उसके बाद इन्फेंट में देखिए, इन्फेंट तो ये था जो एडल्ट का भी देख लिए और चाइल्ड का, अब इन्फेंट का। इन्फेंट में देखिए, इन्फेंट में क्या है,
इन्फेंट में 15:2, ठीक है, 15:2 करना है। देखिए यहाँ पे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट साइड जाते हैं। देखिए अब आगे आ गया कि हमने अभी दिखाएंगे जो बच्चे को रिसर्सिटेशन देते हैं, रिसर्सिटेशन जहाँ पे देते हैं उसके जो रेडिएंट वार्मर होता है, रेडिएंट वार्मर जहाँ पे बेबी को रिसर्सिटेट करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है और ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी लगा होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन फ्लो मीटर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। ये इसमें कई चैम्बर होते हैं। देखिए पहला जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लो मीटर के बारे में बता दे रहे हैं। पहला ये क्या है, ऑक्सीजन मीटर है, यानी कितना हमें ml सप्लाई करना है, इसमें मार्किंग बनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना होता है, 15 ml तक बना होता है इसमें। यानी इसी से हमें डिसाइड, एक छोटा सा बाल होता है, एक छोटा सा बाल होता है, जैसे इस वाल को हम घुमाएंगे तो वाल्व जहाँ ये जो छोटा सा बॉल है इसमें ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे जाकर रुकेगा वही पॉइंटर है, ठीक है। ये पॉइंटर को दर्शाता है। अंदर जो एक छोटी सी गोली जैसी होती है वो जब होती है तो क्या होते हैं कि पॉइंटर को शो करता है, ठीक है, पॉइंटर को शो करता है। तो ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर है। उसके बाद ये क्या है, प्रेशर गाज, यानी कि प्रेशर गाज ये क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन, जो हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई है वो कितने प्रेशर पे है, कितने पे आ रही है, ठीक, ऑक्सीजन की सप्लाई कितने पे आ रही है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया है फ्लो स्विच डंप आयरन, ठीक है, यानी कि हमें यही है, यही हम इसको घुमाते हैं, कम बेसी करते हैं, कम या ज़्यादा हम अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं, इसी से करते हैं, ठीक, ये है। तो पहला हो गया ये क्या है, ये फ्लो मीटर है, कितना हमें देना है और इससे कम कम या ज़्यादा करते हैं, और ये ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर बताता है। उसके बाद आउटलेट कनेक्शन, ये वाला चैम्बर देखिए, ये वाला चैम्बर ये क्या है, इसमें देखिए पहले तो ये जो है इनलेट है, ये जाएगा मरीज के, ये जाएगा मरीज को सप्लाई, ठीक है, ये मरीज की सप्लाई उसके मास्क में लगाते हैं। जैसे नेबुलाइजेशन करना हो गया तो, रिसर्सिटेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई देना है तो, ठीक है, तो उसके लिए देते हैं। और ये क्या है, ह्यूमिडिफायर है, देखिए ये डब्बे ह्यूमिडिफायर, ठीक है। इसमें देखिए ह्यूमिडिफिकेशन अगर देना होता है, अगर विथ ह्यूमिडिफिकेशन देना हो तो इसमें फ्लूइड भरते हैं, ठीक है, फ्लूइड नॉर्मल सलाइन भी डाल सकते हैं, स्टेराइल वाटर भी डाल सकते हैं। अगर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं करना है तो इसको ड्राई रहने, सूखा ही रहने दिए, उसमें वाटर या फ्लूइड नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एक रॉड है, ये ब्लू कलर का रॉड है इसमें भी। तो इसमें क्या है कि ये सबसे नीचे वाला ये फिल्टर करता है, किसको, ये जो इसमें जो आप फ्लूइड डालेंगे तो फ्लूइड डालेंगे तो ये फिल्टर करता है, फिल्टर काम करता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। नेबुलाइजेशन करना होता है तब हम रखते हैं इसमें, ठीक। और ये ऑक्सीजन, और ये गैस पाइप है, ये गैस पाइप है, आया है नीचे। इस पे देखेंगे बबल, जैसे आप लिक्विड डालेंगे तो बबल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन होल, ठीक, यहाँ पे एक रहता है ऑक्सीजन होल। उसके बाद रिलीफ वाल्व, देखिए रिलीफ वाल्व, रिलीफ वाल्व का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का प्रेशर अगर सप्लाई से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है या कम आ रहा है तो ये हम रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका यूज देखिए, यूज है फॉर नेबुलाइजेशन के लिए, फॉर मेंटेन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन मेंटेन यानी बेबी को रिसर्सिटेट कर रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन के लिए, फ्लो रेट के लिए देखिए अगर नाजल प्रोंग के द्वारा, ठीक, अभी इसका हम बताएंगे नाजल प्रोंग क्या होता है, मास्क भी होता है, नाजल प्रोंग भी होता है, ठीक है। तो बेबी के जो हम रिसर्सिटेट करते हैं तो एम्बू बैग से कर रहे हैं, ठीक है, एम्बू बैग से अगर कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसका ऑक्सीजन फ्लोमीटर का यूज ही नहीं है। और अगर वेंटिलेटर पे है बेबी, ठीक है, एक हफ्ते 10 दिन हो गया तो वो वेंटिलेटर पर रखा होगा, तो वेंटिलेटर पर रखा हो तब ये फ्लोमीटर लगा होगा, ठीक है, उसके वेंटिलेटर से उसमें लगा होगा। और बेबी को हम तब मास्क से नहीं देते हैं, उस टाइम जब वेंटिलेटर से होता है तो मास्क नहीं देते हैं, नाजल प्रैंग कैनुला बोलते हैं उसे, नाजल प्रैंग कैनुला, ऐसे कनेक्शन होता है बेबी के, ये जैसे बेबी का हेड है और इसके नोज में, ठीक है, उसके नोज में, और उसका देखिए ऐसे होता है, ये पाइप होती है, ऐसे लाते हैं उसके नोज में, ऐसे दो सप्लाई होती है, दोनों नोज में ऐसे एंट्री करा देते हैं दोनों नोज में, और ये पाइप है,
ऐसे होते हैं कैथेटर। तो इसमें दोनों नोज में सप्लाई करके ऐसे पीछे बेबी के हेड में ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और टाइट करके ये सप्लाई चला जाता है यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो अभी हम बताएंगे नाजल प्रैंग क्या होता है, नाजल प्रैंग या नाजल कैनुला बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि देखिए नियोनेट है तो नाजल प्रैंग से जैसे वेंटिलेटर पे है तब रिसर्सिटेट आप कर रहे हैं बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी है तुरंत पैदा होकर तुरंत आ रहा है तो उसको वेंटिलेट नहीं कर सकते, हम एम्बूबैग से रिसर्सिटेट करते हैं। लेकिन अगर 1 हफ्ते 10 दिन हो गए तब दिक्कत आ गया, उसको सांसें नहीं चल रही या कोई दिक्कत आ गया, ऐसी कॉम्प्लिकेशन सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नियोनेट अगर है ठीक तो 1 लीटर पर मिनट, अगर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन है ठीक तो अंडर 2 ईयर, यानी इन्फेंट और चिल्ड्रेन, इन्फेंट हो या चिल्ड्रेन 2 साल से कम का हो या 2 साल तक का हो तो इसे 2 लीटर पर देखे, ठीक है। और उसके बाद इन चिल्ड्रेन जो बच्चे 2 साल से ज़्यादा होते हैं उन्हें 4, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन तब है, ये कंडीशन तब है जब इसमें क्या होता है कि यह इसमें लिक्विड नहीं होता, इसमें लिक्विड नहीं होता, सूखा ही, ठीक है, कोई लिक्विड, देखिए इसीलिए कह रहा है कि विदाउट विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन। अब अगर इसमें लिक्विड डाल के करा रहे हैं तो नाजल प्रैंग ऑक्सीजन विथ ह्यूमिडिफिकेशन, अब ये ह्यूमिडिफिकेशन भी देगा। इस कंडीशन में इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन अप टू 2 ईयर, यानी कि जो इन्फेंट है उसके लिए और लगभग 2 साल का बच्चा है तो उसे 4 लीटर पर मिनट देंगे, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन। अब इसमें लिक्विड पड़ गया। फॉर एडोलसेंस के लिए इक्वल आर ग्रेटर देन 30 kg पर वेट, यानी उसका वेट देख लेंगे, अगर 50 kg का है ठीक वेट के हिसाब से उसको देंगे तो 10 लीटर पर मिनट, जितना वेट है 30 kg, जैसे ग्रेटर देन 30 kg, एडोलसेंस हो सकते हैं 30 kg से अगर कम है तो 10 लीटर नहीं देंगे, और 30 kg से अगर वेट ज़्यादा है तो 10 लीटर आप डिलीवर कर सकते हैं ऑक्सीजन उसको, ठीक है, इससे इससे ऑक्सीजन आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर ये है। अब उसके बाद देखिए अगला है आर्टिकल आपका अगला आर्टिकल देखिए ये है रेडिएंट वार्मर। क्या है, रेडिएंट वार्मर। आप जहाँ पे सीपीआर बेबी को देखिए ये बेबी का बेड है, बेबी का चैम्बर है, देखिए ये बेबी का चैम्बर है, ये वाला बेबी इस पे लिटाते हैं, ठीक, इस पे बेबी रहता है। उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर है, दूसरे नंबर पे देखिए ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ऑक्सीजन सप्लाई। और ये आईवी स्टैंड है जहाँ पे आप बॉटल वगैरह फ्लूइड वगैरह लटकाते हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए। और ऊपर जो लिखा है ये जो क्या है, ये रेडिएंट वार्मर है, ठीक है, पांचवा ये देखिए हीट रेडिएंट वार्मर। पहले नंबर पे आईवी स्टैंड है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन फ्लो मीटर, देखिए दूसरे नंबर पे। इसके बाद तीसरा है मेडिसिन एंड इक्विपमेंट बॉक्स, ये देखिए ये मेडिसिन एंड इक्विपमेंट बॉक्स है, ठीक, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट बॉक्स तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे न्यू बॉर्न चैम्बर या बेबी, ये देखिए चौथे नंबर पे ये, ठीक है। तो ये रेडियन। अब ध्यान दीजिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप जब बेबी जो रहता है तो बेबी का ये आपका यहाँ पे मॉनिटर लगा होता है कि कितना बेबी के बॉडी का टेम्परेचर, यानी बच्चा न्यू बॉर्न है उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है और हमें डिलीवर कितना करना है, ठीक है, डिलीवर कितना करना है बेबी को, वार्म कितना कितना टेम्परेचर देना है हमें, और बच्चे का टेम्परेचर कितना है। तो इसमें देखिए इस वाले चैम्बर को देखिएगा, ये यहाँ पे मॉनिटर लगा होता है और यही मॉनिटर को देखिए यहाँ पे हमने शो किया है, ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो किया है, थोड़ा सा मैं जूम कर रहे हैं तब दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए ये देखिए ये क्या है, देखिए थोड़ा सा ये हिंट इंडिकेशन दिया है, देखिए यहाँ पे बेबी, देखिए ये देखिए बेबी का टेम्परेचर 25.8 डिग्री सेल्सियस में बता रहा है, ठीक है। बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर कितना है, देखिए बेबी का सिंबल भी दिया है यहाँ पे, आसानी से आप देख सकते हैं 25.8 डिग्री सेल्सियस बेबी के बॉडी का टेम्परेचर, और हम डिलीवर कितना कर रहे हैं उस बेबी को, हम दे कितना रहे हैं 36.5 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए मॉनिटर पे यहाँ पे बच्चे का एवोगार स्कोर भी बता रहा है कि 9 है, ठीक है, इस कंडीशन में बच्चा वेल है।
अब वहाँ पे जब देते हैं एट टाइम रिसर्सिटेशन, तो इतना 9 होगा तब तो रिसर्सिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का एपगार स्कोर अगर 5 से नीचे है तब रिसर्सिटेट करने की ज़रूरत आती है। ठीक है, तो इसमें ये रेडिएंट वार्मर का जो मीटर होता है, इसमें 3 चीज़ें बताता है ये। एक तो है डिग्री सेल्सियस में बच्चे का जब जैसे ही आप लेटाएंगे तो वहाँ पे वो बच्चे का टेम्परेचर बताएगा, अब आप कितना देना चाहते हैं वो बताएगा, और उसके बाद एपगार स्कोरिंग बताएगा। ठीक है, एक पहला है डिग्री सेल्सियस जो बच्चे का टेम्परेचर, इसके बाद इतना डिलीवर कर रहे हैं, और ये एपगार स्कोरिंग दिया है। ठीक है, तो ये रेडिएंट वार्मर है। उसके बाद देखिए ये रेडिएंट वार्मर, जैसे मान लीजिए रेडिएंट वार्मर वैसे भी रखते हैं, अगर बेबी का एपगार स्कोर 8 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आएंगे हम रेडिएंट वार्मर नीचे रख के ऑब्जर्वेशन केयर के लिए रख देंगे, यानी कि ड्राई करेंगे। ठीक, वार्म प्रोवाइड करेंगे और ड्राई करेंगे और कलर उसका देखेंगे, एपगार स्कोर फिर से करेंगे, उसके बाद इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद दे देंगे। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको देखेंगे। तो ये आपका रेडिएंट वार्मर है, ये पोर्टेबल होता है। ये आप इसके देखिए इसमें पहिए लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, इस जो व्हील के द्वारा ये वार्ड में आप कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल्स क्या है, अगले आर्टिकल्स में जब न्यूबॉर्न रिसर्सिटेट करने जा रहे हैं तो कुछ ड्रग्स की भी आवश्यकता होती है, कुछ ड्रग्स की भी आवश्यकता है, जैसे एड्रीनलिन। ठीक, पहला क्या है एड्रीनलिन, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा डेक्सट्रोज, चौथा एनएस। ठीक है, अब इसमें जो है कि एड्रीनल कितना हम देते हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन है, या फिर जो हमें बच्चे को इन्फेंट को रिसर्चिएट करना होता है, तो 1 रेशियो 10,000, 1 रेशियो 10,000 ये एड्रीनलिन ये इतना देते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसके बारे में हम जब रिसर्चिटेटर में बताएंगे तो वो भी बताएंगे, बट ये है कि इतनी ड्रग्स यूज होती हैं जब रिसर्चिटेशन कर रहे हैं, तो ये इतनी ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक है, पहला है एड्रीनलिन, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा डेक्सट्रोज इंजेक्शन, और उसके बाद नॉर्मल सलाइन। ये क्या है, नॉर्मल सलाइन है, 100 ml का बॉटल है। तो इतनी ड्रग्स अभी यूज करते हैं न्यूबॉर्न रिसर्सिटेशन, यानी कि जो बेबी का ट्रॉली है, बेबी का जो ट्रॉली है यहाँ पे हमने दिखाया नहीं तो रेडिएंट वार्मर में ये ड्रग्स और ट्रॉली तो इसमें रहता है, इसमें ये इसमें रखा रहता है। तो इसमें ज़रूरी ड्रग्स और इक्विपमेंट, जैसे अगर इंटूबेट करना हुआ, बेबी को इंटूबेट करना हो तो लैरिंगोस्कोप 0 साइज का, ब्लेड भी रहेगा, उसके बाद फिर कैथेटर भी रहेगा, सारी चीज़ें बच्चे के जितना भी ड्रग्स वगैरह जो भी होंगी सब इसी में, इसमें चैम्बर बना होता है, इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ, ये चैम्बर मतलब उस टाइम अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा, मतलब कि ड्रग्स वगैरह इक्विपमेंट सभी इसीलिए यहाँ पर रखे जाए, और सब स्टेराइल फॉर्म में रखे जाते हैं। तो ये रेडिएंट वार्मर हो गया और ये ड्रग्स हो गया। ठीक, तो ये था आर्टिकल्स, ये था आपका आर्टिकल्स। ठीक है, कि हम कौन कौन सा आर्टिकल्स रिसर्चिटेट करने जाते हैं तो हमें आवश्यकता होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।